हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 9th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमने ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जान लिया है। और उसके बाद अब हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उन पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या वो अपने जो स्टेट ऑफ मैटर है वो एक दूसरे में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं या कर पाते हैं, तो किस तरह से अपने आप को बदलाव दिखाते हैं वो, इसको हमको आज समझना है। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ और बिना देरी किए हुए समझने की कोशिश करते हैं। ठोस, द्रव और गैस, है ना। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आप बर्फ को देख रहे हैं। तो बर्फ कैसा है आपका, ठोस का एग्जाम्पल है। ये कैसा है, जल है जो आपका, ये द्रव का एग्जाम्पल है। और ये वाटर वेपर यानी कि जल की वाष्प जो है वो आपका गैसेस स्टेट का एग्जाम्पल है। अब पदार्थ की अवस्था में बदलाव किस प्रकार से हो सकता है, पदार्थ की अवस्था में बदलाव किस प्रकार से हो सकता है, इसमें आपको देखते आप सभी जानते हैं, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, आपने कभी भी जब ध्यान दिया होगा, देन वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो आपका पानी होता है ये आपका पदार्थ की तीनों प्रावस्थाओं में प्रेजेंट होता है। यानी पानी जो है वो आपका ठोस में भी मिलता है, पानी आपको द्रव में भी मिलता है और पानी आपको भाप में भी मिलता है, जल वाष्प के रूप में। तो सॉलिड में वो आइस के रूप में मिलता है, लिक्विड में वो फैमिलियर वाटर के रूप में मिलता है और गैस में वो आपके वाटर वेपर के रूप में मिलता है। What happens inside the matter during this change of state? जब ये प्रावस्थाओं का चेंज होता है, जब ये प्रावस्थाएं एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही होती हैं या बदलाव, जब इनमें ये बदलाव हो रहा होता है, तो उस समय उस पदार्थ के साथ क्या होता है, what happens to the particles of matter, यानी कि उस पदार्थ के जो अणु हैं, पदार्थ के बीच में क्या होते हैं, अणु होते हैं, उनके अंदर अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक स्थान होता है। तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है और इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उन अणुओं के साथ, उस फोर्स के साथ और उस स्थान के साथ क्या होता है, what happens to the particles of matter during the change of states, how does this change of state take place, मतलब ये चेंज आपका कैसे होता है। तो अगर इन चीजों का आपको आंसर पाना है तो आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको एक करना होगा, एक बार आप इसका एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्था में बदलाव होता है तो वो कैसे होता है, जैसे आपका ये ठोस है, ठोस के रूप में आपके पास है बर्फ, ठीक, यानी कि आइस का टुकड़ा है। इस पे आप क्या करेंगे बच्चों, इसको आप देंगे टेम्परेचर यानी कि तापमान, यानी कुछ तापमान का जब इस पर प्रयोग किया जाएगा, कुछ तापमान इसको दिया जाएगा बाहर से, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में यानी कि द्रव में, और ये बर्फ आपका बन जाएगा पानी, ठीक। अब फिर इसमें कुछ क्या करते हैं, कुछ और टेम्परेचर अप्लाई करेंगे जब, तब यहाँ पे क्या बनती है, आपकी जल वाष्प बनती है या वाटर वेपर बनता है। तो ये कौन सा स्टेट हो गया आपका, गैस स्टेट हो गया, जहां पे क्या बनती है आपकी जल वाष्प बनती है, जल वाष्प। तो यानी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठोस, द्रव और गैस जो है, उसमें पानी में आपका बदलाव आप देख पाते हैं कि ये किस तरह से होता है। अब इसमें आप एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, यानी कि इसमें आपको इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर,
यानी तापमान का क्या प्रभाव होता है। उसके लिए अगर आप प्रयोगशाला में ये प्रयोग करते हैं तो आपको एक आयरन स्टैंड चाहिए होगा, आपको एक आयरन स्टैंड चाहिए होगा, आपको एक बर्नर चाहिए होगा टेम्परेचर देने के लिए, आपको कुछ टुकड़े आइस के चाहिए होंगे यानी बर्फ चाहिए होगी, आपको एक बीकर चाहिए होगा, आपको एक ग्लास की स्टिरर चाहिए होगी हिलाने के लिए, और आपका चाहिए होगा थर्मामीटर। और थर्मामीटर यानी कि जो तापमान नापने के लिए जो यंत्र होता है थर्मामीटर, उसको क्या करते हैं स्टैंड के साथ लगा देंगे, एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ थोड़े आइस के टुकड़े लेंगे, उनको एक बीकर में डालेंगे, और उसके बाद लेबोरेटरी में आपके जो थर्मामीटर होता है उसको क्या करेंगे, आप बीकर को स्टार्ट करेंगे गर्म करना। आप उसको लो फ्लेम पे यानी कम आंच पर ही उसको आप गर्म करना शुरू करेंगे। और जब आप उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो आइस क्या करती है, मेल्ट होना यानी कि गलना शुरू हो जाती है। तो है तो बहुत दैनिक जीवन में आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन जब हम इसकी जब बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में क्या होता है बच्चों की दैनिक जीवन की घटनाओं को जब आप अपने साइंस से जोड़ करके देखते हैं तो आपको उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, कौन सी थ्योरी काम कर रही है, ये चीजें समझने में आसानी हो जाती है। तो विज्ञान क्या करता है, आपको दैनिक जीवन में हो रही घटनाओं को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, क्या होता है उस टेम्परेचर को नोट करना है। व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग यानी नोट द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर आपको नोट करना है। नोट द टेम्परेचर when ice starts melting, यानी क्या करना शुरू करती है, वो गलना शुरू करती है, starts melting। उस टेम्परेचर को आपको नोट करना है। अब जब आपने उस टेम्परेचर को नोट कर लिया तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आप उसको देखते रहें ध्यान से, और उसके बाद आप ये देखें कि एक सेकेंड में ही आपका पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है, टेक्स टाइम, उसको टाइम लगता है। मतलब जो पूरा बर्फ है वो पूरे बर्फ को कन्वर्ट होने में आपका टाइम लगता है। लेकिन उसके बीच में जब आइस गलनी शुरू हो जाती है और उसके बाद पूरी तरह से गल जाती है, उसके बीच में आपका जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है बच्चों, इट रिमेन्स सेम। मतलब वो उस टाइम जब गलना शुरू हुई तब से ले करके और गल गई तब के बीच का जो टेम्परेचर होता है, उसकी जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है आपका, सेम होता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, यानी जब सॉलिड्स का टेम्परेचर स्टार्ट होता है तो क्या होता है आपका, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, यानी जो अणु है तो अणुओं के बीच में आपकी गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। जब तापमान का प्रभाव होता है तो बढ़ते हुए तापमान से क्या हो जाता है, अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और गतिज ऊर्जा के बढ़ने के कारण द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, कंपन करना शुरू कर देते हैं, और उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वो कम होने लगता है। और जो दो अणुओं के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बच्चों कम होने लगता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस, उसके बाद क्या करते हैं, जो अणु होते हैं वो अपने निश्चित स्थान को, कंपन होने लगता है, उसके बाद वो अपने निश्चित स्थान को वो अणु क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो बर्तन में फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। स्टेट is reached when the solid melts and is converted to a liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. मतलब जो बर्फ के टुकड़े हैं वो बर्फ के टुकड़े जिस टेम्परेचर पे गलना शुरू कर देते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसका गलनांक कहते हैं। तो तापमान परिवर्तन का ये प्रभाव होता है कि जब तापमान आपको स्लो तापमान दिया गया
और आप ये लेबोरेटरी में इस तरह से होता है ये टेस्ट, लेकिन अगर आपको इसको घर में करना है तो आप सिंपल गैस को स्लो जलाइए, उस पर कुछ बर्फ के टुकड़े भगोने में डालिए और उसके बाद उसको सिम करके देखिए कि कितने सेकंड बाद ही वो बर्फ के टुकड़े आपके गलने शुरू हो जाते हैं। तो वो आपको टेम्परेचर नोट करना है कि किस टेम्परेचर पे आपके वो बर्फ के टुकड़े गलने शुरू हो गए। वही पॉइंट जब वो बर्फ के टुकड़े आपके गलने शुरू हो जाते हैं, यानी द्रव में परिवर्तित होने शुरू हो जाते हैं, वो आपका क्या होता है, वही आपका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया? यानी कि ठोस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है और वो इसमें गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। गलनांक, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। गलनांक यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक को ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। को आप ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में कि द मिनिमम टेम्परेचर, द minimum temperature at which the solid melts to become a liquid, melts to become a liquid at the atmospheric pressure, यानी कि उस पर कोई अलग से प्रेशर नहीं अप्लाई किया जा रहा है, केवल आपका टेम्परेचर अप्लाई किया जा रहा है और दाब आपका वातावरण वाला ही है। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called its melting point, is called its melting point। क्या है आपका, गलनांक कहलाता है। It is called its melting point। melting point, यही आपका क्या कहलाता है बच्चों, ये आपका कहलाता है गलनांक। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं गलनांक। अब शब्द से समझिए आप, गलनांक मतलब जहां पर ठोस गलना शुरू हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड is an indication of the strength of the force of attraction between its particles। जो आपका गलनांक होता है वो जो अंतराण्विक बल होता है ना, कि कितना अंतराण्विक बल काम कर रहा है, वो आपको दर्शाता है कि गलनांक वो टेम्परेचर है जो आपका अंतराण्विक बल को दर्शाता है। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, किसी ठोस का गलनांक, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी उसका गलनांक आपका ये दिखाता है
कि जो दो कण हैं उन दो कणों के बीच जो फोर्स लग रहा है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, जो अंतराण्विक बल लग रहा है, उसमें कितनी ज्यादा सामर्थ्य है, यानी कितना ताकतवर वो फोर्स काम कर पा रहा है, ये आपका गलनांक से समझ में आ जाता है। अब देखिए बर्फ का गलनांक, मान लीजिए कोई टेम्परेचर आप अलग से नहीं भी देते हैं, तो भी जब बर्फ को आप जैसे ही नॉर्मल वातावरण में लेके आते हैं तो बर्फ क्या होती है, धीरे धीरे वो गलनी या मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब बर्फ का गलनांक जो होता है वो बहुत कम होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, आइए देखते हैं। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, melting का process क्या होता है, that is solid state into liquid state is also known as fusion। यानी क्या करता है वो, आपका जो ठोस है वो द्रव में बदलने लग जाता है। When a solid melts, its temperature remains the same। यानी कि जब बर्फ गलनी शुरू होती है तब से लेकर के, और जब पूरी बर्फ गल करके द्रव में तब्दील हो जाती तब तक के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो बच्चों कैसा होता है, आपका सेम बना रहता है, चाहे आप उसको ज्यादा ही टेम्परेचर क्यों ना दे रहे हो। तो आप ये सोचिए कि जब बर्फ गलनी शुरू हुई तब से लेकर के, ठीक, और जब पूरी बर्फ गल गई उसके बीच में आपने गैस तो जला के रखी, या आपने जो टेम्परेचर दे रहे थे बर्नर उसको जला के रखा, है ना, तो टेम्परेचर वो तो गया। अब आपको गलने के लिए केवल 273.15 केल्विन टेम्परेचर की ही जरूरत थी, तो उससे ज्यादा जो टेम्परेचर उसमें डेवलप हो रहा है वो कहाँ जा रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है, वो एक सोचने की बात है। वो क्वेश्चन आया आपका कि जब आपका गलनांक मतलब टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तो वहां से लेकर के और फिर जब आपका जो बर्फ थी वो पूरी गल के द्रव में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो उसके बीच में जो टेम्परेचर बना वो टेम्परेचर कहाँ गया, ठीक, क्योंकि गलनांक तो जो आया था उसी गलनांक पे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। बीच में जो टेम्परेचर बढ़ा वो टेम्परेचर कहाँ जाता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। जब तक पूरी बर्फ गल नहीं जाती है तब तक वो टेम्परेचर आपका सेम बना रहता है, चाहे हम बीकर को कितना भी गर्म करते रहे, चाहे हम उस बर्तन को जिसमें आपने बर्फ डाली थी वो उसको कितना भी गर्म करते रहे, लेकिन वो आपका टेम्परेचर सेम बना रहता है। तो इस हीट एनर्जी को, यानी कि जो ऊष्मा की एनर्जी थी, हीट एनर्जी थी, ये कैसी होती, इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। वो जो ऊष्मा है, वो जो गर्माहट है, वो आपका बर्फ के टुकड़ों के द्वारा ले ली जाती है और कोई टेम्परेचर में राइज नहीं होता, यानी आपका टेम्परेचर उस समय नहीं बढ़ता है, और जो टेम्परेचर आपको एक्सेस टेम्परेचर मिल रहा है उसका, वो आपको वो सॉलिड जो स्टेट होता है वो आपका उस टेम्परेचर को ले लेता है। और इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बच्चों, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker, यानी बीकर के अंदर जो भी कंटेंट्स मौजूद हैं उनमें वो टेम्परेचर आपका छुपा रहता है, एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। यानी उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। अब संगलन, गलने की प्रक्रिया, संगलन यानी कि इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम फ्यूजन कह सकते हैं। तो इसमें गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब आपका ठोस द्रव में कन्वर्ट हो रहा है तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, संगलन कहते हैं। संगलन यानी ठोस का द्रव में गलने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, संगलन कहलाती है। इतना क्लियर समझ में आ रहा है सभी बच्चों को?
जो गलने की प्रक्रिया है यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संगलन या गलने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे आप संगलन कहते हैं। ठीक है, संगलन कहते हैं। इसके बाद फिर हम और देखते हैं बच्चों की गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। संगलन के बारे में आप सबको समझ में आ गया होगा कि वो प्रक्रिया जो है, जो जिस टेम्परेचर पे ठोस गलना शुरू हो जाता है वो टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और ये प्रक्रिया जब ठोस आपका द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। ठीक, अब संगलन जब होता है तो उसमें क्या होता है? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक, इसी प्रसुप्त ऊष्मा को हम क्या कहते हैं बच्चों? गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पे 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर, यानी जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा तो 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम उसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसकी क्या कहते हैं? प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, उसे हम उसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब इसके बारे में हम समझ सकते हैं कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, उसे यहाँ पे आएगा संगलन। ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा संगलन। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ये बच्चों नोट करेंगे। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। अब एक और आपका, आप सभी को पता है कि जो तापमान की अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, एसआई मात्रक है, वो क्या है बच्चों? तापमान का एसआई मात्रक आपका है केल्विन। ठीक है, तापमान का एसआई यानी स्टैंडर्ड यूनिट जो है, एसआई मात्रक क्या है? वो है आपका केल्विन। क्या है? केल्विन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बच्चों? 273.15 केल्विन को ही हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसको दशमलव का अगर पूर्णांक बनाकर मानते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब आपका हो जाता है 273 केल्विन। 273 केल्विन। ठीक है, तो इसका मतलब कि बर्फ जो है से ही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बाहर आती है तो वो गलनी शुरू हो जाती है, इसलिए उसका गलनांक जो है वो सेम ही रखा गया है। अब इसके बाद बर्फ का गलनांक आपका 273.15 के है, केल्विन है। तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बच्चों? संगलन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया के बारे में आपको समझ में आ गया। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों? जो तापमान है वो आपका समान रहता है ना? तापमान तो आपका समान रहता है। मैंने आपको बताया कि जब बर्फ आपका ठोस में गलनी शुरू होती है तो उस मेल्टिंग पॉइंट के बाद आपका टेम्परेचर सेम बना रहता है। वो टेम्परेचर जब तक वो पूरा द्रव में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक बदलता नहीं है। तो जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है तब तक तापमान क्या होता है आपका? नहीं बदलता है। तो बीकर को आप टेम्परेचर तो दे ही रहे हैं, एक्सेस टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर रेज क्यों नहीं होता, यानी उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट कर लेता है और पदार्थ की जो अवस्था है इसको बदलने में इस ऊष्मा का क्या होता है? उपयोग होता है। यानी और तेजी से वो बर्फ गलना शुरू हो जाती है और वो ऊष्मा उसी के अंदर
छुपी रहती है, यानी जो बर्फ होती है वो उस ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करती है बच्चों, एब्जॉर्ब करती रहती है, और बीकर में ली गई सामग्री में ये छुपी रहती है। तो बीकर में हमने कौन सी सामग्री ली थी बर्फ। तो बर्फ के अंदर ही ये ऊष्मा छुपी रहती है, और इसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं बच्चों, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वो ऊष्मा जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो गुप्त ऊष्मा का मतलब आपका लेटेंट एनर्जी या हिडन एनर्जी को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक, ये आपका पॉइंट है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण क्या होते हैं बच्चों, और बहुत अधिक तेजी से गति करते रहते हैं, और ये एक निश्चित तापमान पर पहुंच करके उन कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे, जो उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, यानी अंतराण्विक बल जो काम कर रहा होता है, उसको तोड़ करके वो स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब द्रव आपका गैस में बदलना शुरू हो जाता है। उसको भी आप सिंपल इसी एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि जब आपने गैस पे अपना बर्फ को चढ़ाया तो बर्फ एक टेम्परेचर के बाद गलना शुरू हो गया। उस टेम्परेचर पे जब आपका बर्फ का गलना शुरू हो जाता है वो आपका कहलाता है गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, उसके बाद फिर जब मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है तब से लेकर के और जब तक आपका पूरी तरह पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता या ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक उसका टेम्परेचर सेम बना रहता है। ठीक है, और उस सेम टेम्परेचर वो कहाँ छुपा रहता है, वो बर्फ के ही उन ठोस के कणों में छुप जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं या लेटेंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब पानी, जब वो पूरा द्रव में कन्वर्ट हो गया तब उसमें पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ना कब शुरू होगा, जब वो पूरा द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपने देखा है कि धीरे धीरे जब टेम्परेचर आप देते रहते हैं तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा गर्म होता है, फिर और गर्म होता है और गर्म होता है, और गर्म होते होते यानी टेम्परेचर उसका तब रेज होना स्टार्ट हो जाता है, और होते 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 धीरे धीरे क्या होता है, आपका पानी उबलने लगता है, यानी बॉयल होने लगता है। और जब आपका पानी बॉयल होने लगता है तब क्या होता है, तब आपको क्लियर दिखाई पड़ता है कि जो जल है वो आपका भाप के रूप में परिवर्तित हो रहा है। जो आपका जल है वो भाप के रूप में परिवर्तित हो रहा है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण बहुत अधिक तेजी से गति करने लगते हैं, और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे क्या करते हैं, परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं, और इस तापमान पर द्रव जो है वो गैस में बदलना आपका शुरू हो जाता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। अब जल के लिए क्वथनांक जो तापमान है वो कितना है, 373 केल्विन, यानी कि 273 जो था बच्चों, 273 आपका था केल्विन, आपका मेल्टिंग पॉइंट था। ठीक है, अब उसमें प्लस 100 डिग्री जब लगा देते हैं तो आपका ये 373 जो हो गया वो आपका ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने ठोस
को द्रव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और द्रव को फिर गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती हैं, जिसमें हम लोगों ने बर्फ का एग्जाम्पल लिया कि बर्फ को जब हम टेम्परेचर देते हैं या तापमान देते हैं तो वो द्रव में बदलने लगता है, और जब उसी बर्फ के पानी को और अधिक टेम्परेचर देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जो बर्फ का गलनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो 273.15 केल्विन होता है, जो आपका सेम ही होता है। और इसमें वातावरणीय दाब पर, यानी कि अब जैसे ही आप इसको सिंपल डेली लाइफ से जोड़ के देखिए, तो आप जैसे ही फ्रिज से बर्फ निकाल के साधारण टेम्परेचर पे रखते हैं तो आपकी बर्फ जो है वो गलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब बर्फ गलनी शुरू होती है तब से लेकर के और पूरी तरह से गल जाने के बीच में उस मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, यानी जो आप एक्सेस एनर्जी दे रहे हैं हीट के रूप में, वो आपका टेम्परेचर रेज नहीं होने देता। वो टेम्परेचर कहाँ होता है, आपका छुपा रहता है उन बर्फ के टुकड़ों में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और उसके बाद जिस टेम्परेचर पे फिर आपका जब टेम्परेचर देते हैं आप, उसका थोड़ा सा वो गर्म होना शुरू होता है, थोड़ा और ज्यादा गर्म होता है, उसके बाद और ज्यादा गर्म होता है, और उसके बाद वो क्या होता है बच्चों, पानी उबलने लगता है। तो जब पानी उबलने लगता है तब आपका थर्मामीटर में आप चेक करेंगे तो थर्मामीटर में उस टाइम आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो जाता है। और इसी टेम्परेचर को जब आपका द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्वथनांक, या उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में हम और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।